चार की घंटी जैसे ही बजे हर बड़ी खबर रफ्तार पकड़े, क्योंकि हम लाए हैं चार ऐसी दमदार खबर हमारे खास शो चार के चक्रव्यूह में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज चार के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात होगी संभल की, जहां ईद के मौके पर संभल में दो पक्षों में झड़प देखने को मिली, जिसे सुलझाने खुद संभल सीईओ मौजूद रहे। तो क्यों हुई झड़प, क्या है पूरा मामला, जानेंगे विस्तार से। फिर बात होगी सपा प्रमुख अखिलेश यादव की, जानेंगे ऐसा क्या हुआ कि ईदगाह जा रहे सपा नेता अखिलेश की गाड़ी रोक दी गई। साथ ही बात होगी मुख्तार अंसारी के राइट हैंड की, यानी अनुज कनौजिया की, जिसे यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। और आखिर में बात होगी 582 जजों के तबादले की। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं चार का चक्रव्यूह। पहली खबर संभल से जुड़ी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के संभल में ईद की नमाज को लेकर दो पक्षों के बीच जबरदस्त विवाद देखने को मिला, जिसके बाद मामला कोतवाली तक पहुंच गया। दोनों पक्ष ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ाने को लेकर अड़े हुए थे, जिसके बाद कोतवाली में एसडीएम वंदना मिश्रा, सीओ अनुज चौधरी और इंस्पेक्टर अनुज तोमर की मौजूदगी में बैठक हुई। करीब 2 घंटे तक दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े रहे, लेकिन अंत में जाकर मुफ्ती ए आजम संभल कारी अलाउद्दीन साहब के नाम पर सहमति बन गई। दरअसल ईदगाह इमाम और कारी दोनों पक्षों के बीच ईद की नमाज कराने के लिए विवाद हो गया था। दोनों ही पक्ष ईद की नमाज पढ़ाने पर अड़े थे, दोनों के बीच सहमति नहीं बन पा रही थी, जिसके बाद ईद विवाद के चलते कोतवाली में मीटिंग की गई। पुलिस प्रशासन ने करीब 2 घंटे तक दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की, जिसके बाद मामला शांत हो गया और इस बात पर सहमति बनी कि इस साल ईद की नमाज मुफ्ती ए आजम संभल कारी अलाउद्दीन साहब ही कराएंगे। संभल कारी अलाउद्दीन साहब के नाम पर अंत में जाकर दोनों पक्षों में सहमति बन पाई। इस मामले पर मौलाना कामिल मिसबाही ने कहा कि सुबह 9 बजे कारी अशरफ साहब ईद की नमाज पढ़ाएंगे। उनके नाम पर दोनों पक्षों में सहमति बन गई। पहले एक पक्ष की ओर से इस बात पर आपत्ति जताई जा रही थी, लेकिन बाद में विवाद को हल कर दिया गया। उन्होंने बताया कि इस पूरे विवाद की शुरुआत 2-3 महीने पहले ईदगाह के पूर्व इमाम कारी सुलेमान अशरफ के निधन के बाद हुई थी। उसकी मौत के बाद उनके बेटे कारी गाजी अशरफ को इमाम नियुक्त किया गया था, लेकिन एक वर्ग इसका विरोध कर रहे थे। उन्होंने उनके बेटे को इमाम मानने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद इस मामले में दो पक्ष आमने सामने आ गए। हालांकि अब दोनों पक्ष ईद की नमाज के लिए तो तैयार हो गए, लेकिन अंतिम फैसला ईद के 10 दिन बाद किया जाएगा। इस विवाद के निपटारे के लिए एक और बैठक की जाएगी, जिसमें वोटिंग के आधार पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। इधर दो पक्षों में विवाद के चलते संभल पुलिस प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। पूरे इलाके में भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है, ताकि ईद की नमाज को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराया जा सके। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां बात सपा प्रमुख अखिलेश यादव की। दरअसल समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव सोमवार यानी 31 मार्च को ईद के मौके पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ईदगाह पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद सपा चीफ ने दावा किया कि उनका काफिला रोक दिया गया था। ईदगाह के बाहर पत्रकारों से वार्ता करते हुए सपा सांसद ने कहा कि वो कई सालों से यहां आ रहे हैं, पहली बार उनका काफिला रोक दिया गया। रास्ते में काफी बैरिकेडिंग लगाई गई थी। पत्रकारों से बात करते हुए यूपी के पूर्व सीएम ने योगी सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि ऐसी बैरिकेडिंग कभी नहीं देखी गई। सपा प्रमुख ने योगी सरकार पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि क्या इमरजेंसी है, क्या दबाव बनाना चाहते हैं कि दूसरे धर्मों में शामिल ना हो। ऐसी बैरिकेडिंग कभी नहीं देखी गई। बैरिकेडिंग इसलिए की जा रही थी कि लोग त्योहार ना मना पाए। सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र को है। बीजेपी इस देश को संविधान नहीं चला रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि पूरी बैरिकेडिंग लगाकर मुझे आधे घंटे रोका गया। मैंने जानने की कोशिश की ऐसा क्यों किया जा रहा है, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। मैं इसे तानाशाही समझूं या इमरजेंसी समझूं? क्या दबाव बनाना चाहते हैं कि दूसरे के धर्मों में शामिल ना हो?
वहीं अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी की बात का समर्थन किया। बता दें कि ईद उल फितर 2025 समारोह पर डीसीपी पश्चिम लखनऊ विश्वजीत श्रीवास्तव ने कहा कि लखनऊ में आज ईद की नमाज अदा की जा रही है। इस दौरान सुरक्षा के बहुत ही व्यापक और पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। हम लगातार सीसीटीवी और ड्रोन की मदद से भी निगरानी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी 24 घंटे निगरानी की जा रही है। व्यवस्था बहुत पुख्ता की गई है। उन्होंने कहा कि एआई तकनीक से लैस ड्रोनों पर उपयोग किया जा रहा है। अखिलेश यादव के आरोपों पर उन्होंने कहा कि हो सकता है भीड़ रही हो, इस कारण गाड़ियां कुछ देर तक रुकी हो। बाकी क्या कुछ कहा है एक बार दिखा लेंगे। अब ये मामला क्या रुक लेता है, ये देखने वाली बात हो। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बात मुख्तार अंसारी के राइट हैंड की। दरअसल झारखंड में पुलिस एनकाउंटर में कुख्यात अपराधी और मुख्तार अंसारी का शूटर अनुज कनौजिया मारा गया। एनकाउंटर के बाद गांव में मातम पसर गया। वहीं परिवार ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोपी के पिता ने कहा है कि पहले उसकी गिरफ्तारी की गई, उसके बाद एनकाउंटर किया गया। उन्होंने कहा कि गांव में एक कांस्टेबल ने आकर उनके बेटे के एनकाउंटर की सूचना दी। घटना की जानकारी मिलने पर गांव के लोग और प्रधान भी मौजूद थे। पिता ने आरोप लगाया कि अनुज को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और बाद में इनाम घोषित कर उसे मुठभेड़ में मार दिया। उन्होंने कहा कि पहले 1 लाख का इनाम घोषित किया गया था, फिर उसे बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया गया। मुझे आंखों की समस्या है, इसीलिए खुद से कुछ नहीं देख पाया, लेकिन लोगों से सुना कि इनाम घोषित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अपराधी हमेशा जान हथेली पर लेकर चलता है, लेकिन प्रशासन मुठभेड़ का दावा करके मामले को खत्म कर देता है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस पहले ही आरोपियों को पकड़ लेती है, फिर बाद में दिखाने के लिए एनकाउंटर कर देती है। पिता ने कहा कि सत्यता की जांच यहाँ नहीं हो सकती, यहाँ हर कोई रिश्वतखोरी में लिप्त है। असली न्याय केवल ऊपर वाला करता है, वहाँ किसी प्रकार की घूस नहीं चलती। पिता ने अनुज पर लगे 23 मुकदमों को कमतर बताते हुए कहा कि चाहे लाखों मुकदमे लगा दो, पुलिस के आरोप लगाना तो आम बात है। मैंने खुद उसे अपराध करते नहीं देखा। हाँ, वो जेल गया था और कुछ गलत लोगों के साथ रहा, लेकिन हर गलती करने वाले को मारा जाना चाहिए, ये सही नहीं है। उन्होंने कहा कि अनुज को मुख्तार अंसारी का शूटर बनाया गया है, लेकिन ये केवल आरोप है। उन्होंने दावा किया कि एक बार किसी ने उसे गलत काम के लिए उकसाया, लेकिन उसने मना कर दिया। इसके बाद उसे अपराधी घोषित कर दिया गया। पिता ने यह भी कहा कि प्रशासन ने मुख्तार अंसारी से जोड़कर उनके मकान गिरा दिए। उन्होंने कहा, मेरे पास कोर्ट जाने का भी साधन नहीं है, बिना पैसे के कोर्ट में कौन सुनेगा। तो वही बता दें कि अनुज कनौजिया की छवि एक बेहद खतरनाक अपराधी की थी। हत्या, लूट और रंगदारी जैसे लगभग 2 दर्जन संगीन मामलों में उसका नाम शामिल था। पुलिस का कहना है कि उसकी मौत से इलाके में अपराध पर लगाम लगी है। मुख्तार अंसारी गैंग के दुर्दांत अपराधी अनुज कनौजिया की मौत पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। हालांकि इसी एनकाउंटर को लेकर उठ रहे सवालों की जांच होना अभी बाकी है। खबरों के अंत में अब बात 582 जजों के तबादले की। दरअसल उत्तर प्रदेश न्यायपालिका में बड़ा फेरबदल किया गया है। रविवार को बड़े पैमाने पर जिला अदालतों में तैनात जजों का तबादला किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर 582 जजों का ट्रांसफर किया गया। ये रूटीन ट्रांसफर किए गए हैं। इस संबंध में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल राजीव भारती ने अधिसूचना जारी कर दी। इन तबादलों को न्यायिक प्रक्रिया को और बेहतर बनाए जाने की प्रक्रिया से जोड़कर देखा जा रहा है। यूपी में जिन जजों को ट्रांसफर किया गया है, इनमें 236 अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश यानी एडीजे, 207 सिविल जज सीनियर डिवीजन और 139 सिविल जज जूनियर डिवीजन के तबादले हुए हैं। इनमें वाराणसी के ज्ञानवापी केस में एडवोकेट कमीशन के सर्वे और वजूखाने को सील करने के आदेश का फैसला सुनाने वाले चर्चित जज रवि कुमार दिवाकर का भी ट्रांसफर किया गया है। इन सभी न्यायिक अधिकारी अपने अपने जिलों में नई तैनाती में ज्वाइन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। आपकी इस मामले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 4 के चक्रव्यूह में आज खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे नई खबरों के साथ।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।